हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है और उस फोर्स का मान F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होते थे। उसी पे बेस्ट है ना, उसी पे बेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी वायर को आप रखते हैं तो उस वायर पर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू current carrying wire when it placed in uniform मैग्नेटिक फील्ड। तो B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। I करंट इन वायर और F B मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह से मान लो भाई कि इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है। इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इसमें कोई वायर इस तरह से है जिसमें करंट क्या है, I है। I करंट दिया हुआ है। तो इसमें B इधर है ना, और ये B हो गई और ये हो गई आपका क्या, करंट एलिमेंट, ये वाली, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट I dl वेक्टर और इसके बीच का एंगल थीटा है ना। इस तरह से करंट इस तरह से है और B इधर है, ये सब B है, मैग्नेटिक फील्ड है B। तो DFB is a small force on current element IDL पर आपको फोर्स है। और कितना फोर्स है भाई, IDF ऐसा DF है। तो वी नो दैट FB इक्वल टू
क्यू भी क्रॉस बी, ऐसा लिखा जा सकता है एफ बी इजिकल टू क्यू भी क्रॉस बी। तो फॉर एलिमेंट्री डी एफ बी इक्वल टू डी क्यू और भी क्रॉस बी, तो इसको लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू डी एल वेक्टर डिवाइडेड बटे डी टी वेक्टर और I इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है डी एफ बी इज इक्वल टू डी क्यू भी क्रॉस बी और v वेक्टर इज इक्वल टू डी एल वेक्टर अपन डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इस वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ये सभी वैल्यू को इस पर पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा डी एफ बी वेक्टर इक्वल टू डी क्यू की जगह पर लिखेंगे आई डी टी और v की जगह पर लिखेंगे डी एल वेक्टर और डी टी, डी एल वेक्टर बटे डी टी क्रॉस बी, तो ये हटेगा तो मिलेगा क्या डी एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। अब इसको इंटीग्रेशन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 0 से लेकर एल तक और यहाँ पर 0 से लेकर एफ बी तक, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बी और 0 से लेकर एफ बी तक वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल का क्या होगा एल और 0 से लेकर एल तक अक्रॉस बी, तो इसको लिखेंगे एफ बी वेक्टर इक्वल टू आई एल वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, ये आपका रिजल्ट होगा। तो एल क्रॉस बी करेंट एलिमेंट अक्रॉस बी, तो इसी को हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं, साइन के टर्म में मतलब कि साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे एफ बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ओके, डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन determined by right hand thumb rule, right hand thumb rule, डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल है ना। और थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की एंगल है एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, थीटा। तो अगर करंट कैरिंग वायर इधर ही है और बी भी किधर है, इधर है, या करंट कैरिंग वायर इधर है और बी कहाँ है, उल्टी है, बिल्कुल बी वेक्टर उल्टा है, यहाँ पर थीटा 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी एफ बी क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी एफ बी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जिधर करंट कैरिंग वायर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कैरिंग वायर इधर, मैग्नेटिक फील्ड उसके उल्टा में, तो
फोर्स दोनों केस में 0 है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगी? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितनी? 90 डिग्री। तो एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी और साइन 90 डिग्री, तो आई एल बी और ये हो गया एफ बी। तो एफ बी इज इक्वल टू, अब इसी में एक बात करते हैं क्या कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी एफ बी इज इक्वल टू आई एल और बी, दोनों तरफ एल से डिवाइड करते हैं, तो एफ बी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू आई एल बी बटे एल। तो ये और ये है ना, तो यहाँ पर मिलेगा आपको एफ बी बाई एल, इसको हम लोग स्मॉल एल लिखते हैं, स्मॉल एल। यानी एफ बी अब बटे एल है, तो ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल एफ इज इक्वल टू आई बी, इस तरह से, या ऐसे स्मॉल एफ इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा, इस तरह से लिखते हैं। इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका नाम है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कोई अगर करंट कैरिंग वायर है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उस वायर पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आई एल बी करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इस पे अच्छे अच्छे कुछ सवाल करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर। करंट है आपके पास 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी जो दिया हुआ है 0.15 टेस्ला, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इस तरह से वायर है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बिल्कुल ऐसे, बी ऐसे, और ये 30 डिग्री। तो इस वायर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स का जो वैल्यूज है कुछ ऐसे, एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, लेकिन हमको क्या चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, यानी स्मॉल एफ इज इक्वल टू आई बी और साइन थीटा। तो आई की वैल्यूज 8 है और बी का वैल्यू 0.15 है, और साइन कितना है, साइन थीटा 30 डिग्री है थीटा, तो ये हो जाएगी 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2, ये हो गई 4, तो 60 हो जाएगी, 0.6 न्यूटन पर मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। अब इसके जो फोर्स होते हैं उनके अगर डायरेक्शन की बात किया जाए, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। इसमें हम नोट में एक बात लिखने वाले हैं, नोट में ये लिखेंगे हम लोग कि डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर नोट की अगर बात करें,
इस एफ बी इक्वल टू आई है एल अक्रॉस क्या है बी। डायरेक्शन डिटरमाइन बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से भी डिटरमाइन कर, जैसे मान लीजिए इस तरह का है, जैसे ये हो गया y और ये हो गया आपका x, और इस तरह से वायर है, इस तरह से करंट है I, और इस तरह से क्या है फील्ड दी हुई है ऐसे, है ना। तो L क्रॉस क्या B, तो इसमें अगर फोर्स की बात किया जाए I L अक्रॉस B, तो I L B साइन थीटा, और ये चला जाएगा कहाँ K कैप चला जाएगा। हो गया नहीं, है कि नहीं, K कैप की तरह चल रहा है ना L क्रॉस B, ऐसे घुमा दो। या स्क्रू लॉ से देखिए, स्क्रू लॉ से अगर L क्रॉस B ऐसे घूमेगा तो कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। ये आप वेक्टर में जानते हैं, जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट है इन सभी के बारे में आप वेक्टर में पढ़े हुए हैं, तो वेक्टर में इसको हम लोग समझते हैं बात को। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन है अ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 10 ग्राम L इक्वल टू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, क्लियर। वायर ऑफ मास 10 ग्राम, मास जो है m वो है आपको कितना 10 ग्राम, मतलब कि 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg मास दिया। By the two flexible wire in a magnetic field of 0.4 टेस्ला, यानी B इक्वल टू 0.4 टेस्ला, इस तरह से दिया हुआ है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब कि I इक्वल टू व्हाट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट रिक्वायर्ड टू बी फ्लो टू द न्यूट्रलाइज द टेंशन ऑफ द हैंगिंग वायर्स। ठीक है, बात को समझिए, पहले यहाँ पर समझो बात को। कह रहा है कि आप इस तरह से एक वायर को क्या किए हैं, सेलिंग में हैंग किए हैं। मान लीजिए कि ये वायर हो गई, ये वाली वायर हो गई, और ये स्ट्रिंग से इसको क्या कर दिए हैं, हैंग करके रखे हुए हैं, है ना इसको। तो क्या लगेगा टेंशन, इधर भी क्या लगेगा टेंशन लगेगा, और क्या लगेगी इधर क्या लगेगी mg, वायर का mg नीचे, ठीक है। अब इस वायर को किस में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड हो और किधर डायरेक्शन हो करंट की। यहाँ पर जो B दिया हुआ है, वायर इन, देखिए टू फ्लेक्सिबल वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ अपना दिया हुआ नहीं है, बस आपको करंट निकालनी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो मान लो भाई कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की है, इनटू द पेज है, इस तरह से अगर हम रखते हैं इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये टेंशन जीरो होना चाहिए, न्यूट्रलाइज टेंशन जीरो। टेंशन जीरो कब होगी, जब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, है कि नहीं, ऊपर लगेगी। जब ये ऊपर खींचेगी उसको mg से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये रस्सी क्या हो जाएगी, इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो ये पक्का हो गया ना कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी, क्योंकि वेट फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। अगर एफ भी नीचे लगेगी तो टेंशन तो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि mg तो हमेशा नीचे लगेगी,
है ना। तो इसमें क्या डायरेक्शन दिया जाए ताकि फोर्स ऊपर की तरफ लगे। तो ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ, ये क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है और ये जो तार है तार वो एक्स एक्सिस में है। एल किधर है, एक्स एक्सिस है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, के में है। तो हम लोग को करंट की क्या डायरेक्शन देना होगा ताकि मैग्नेटिक फोर्स वाई में लगे। ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगी है, वाई में, और ये माइनस वाई में है। और करंट या तो प्लस एक्स में है नहीं तो माइनस एक्स में जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे हम लोग, ताकि फोर्स कहाँ जाना चाहिए, वाई में जानी चाहिए। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर, देखिए फॉर t इक्वल टू 0 एफ बी को कहाँ लगना होगा, प्लस वाई में, है कि नहीं। ये वाली कौन हो गई, ये y है और ये हो गई x, ये y और x है ना। और यहाँ पर क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो b हम दिए हैं, b जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपको 0.4 ये वैल्यू, और कहाँ पे, माइनस के कैप। तो एफ जो बी होगी, एफ बी इज इक्वल टू आई और एल क्रॉस बी। तो जिधर आई होगी उधर एल का दिशा होगा, करंट एलिमेंट का दिशा करंट के डायरेक्शन से पता करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन अगर हम मान लो कि प्लस आई में देते हैं, प्लस आई में है ना, प्लस आई में मतलब इधर देते हैं, तो क्या होना चाहिए, देखिए तो आई एल और आई क्रॉस बी माइनस के। तो आई क्रॉस के होता है माइनस जे, अब पहले से एक माइनस है तो हो जाएगा क्या, प्लस जे। तो सही है। करंट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए हमें लिखेंगे कि नाउ करंट शुड फ्लो फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q, P से Q के तरफ करंट की फ्लो होनी चाहिए। तो फ्रॉम P टू Q, P से Q के तरफ करंट का फ्लो होना चाहिए। क्लियर है बात। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब फार्मूला को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, नाउ नेट फोर्स, ऐसे लिखते हैं, नाउ एफ बी ऊपर है, एफ बी प्लस 2t माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एफ बी प्लस 0 माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मिलेगा एफ जो बी होगा वो एम जी होगा, है ना, एम जी होगा ना, एफ बी बराबर एम जी, और एफ बी बराबर क्या होगा, आई एल बी। क्या होगा, आई एल बी। तो यहाँ पर मिटाते हैं इसको आप, तो लिखेंगे आई एल बी, आई एल बी इक्वल टू एम जी। तो आई इक्वल टू होगा एम जी डिवाइडेड बटे एल बी। एम कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और जी का वैल्यू कितना लिया जाए, 9.8 लिया जाए, और एल का वैल्यू 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और बी का वैल्यू 0.4। ठीक है। तो यहाँ से एक हट जाएगा और ये कट गया, ठीक है, और 1 दशमलव, तो ये 1 दशमलव से कट गया, ठीक है। तो बच जाएगा आपके पास आई जो होगा इस तरह से होगा ना,
आपके पास बचेगा क्या, I इक्वल टू आई इक्वल टू mg, मतलब कि 98 और डिवाइडेड बटे 60 इंटू क्या 4, ठीक है ना, होगा ना। तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा आपको 2। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं नियरली, इसको 50 लिख सकते हैं 50। तो 50 लिखेंगे तो कितना होगा 5 डिवाइडेड बटे 12। तो I इज इक्वल टू, और इसको लिखेंगे कितना 0.4 और फिर 1, इस तरह से इतना एम्पियर आएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगा करंट की, डायरेक्शन ऑफ I एलोंग प्लस x की तरफ इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग अब आगे इसी में बढ़ाएंगे क्या कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ठीक है। इसके बाद वही थ्योरी आती है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, से दो वायर्स है पैरेलल, तो इनके बीच क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। तो हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि W1 एंड W2 टू वायर्स है, टू वायर्स, और लेंथ ऑफ ईच वायर, लेंथ ऑफ ईच वायर L, एंड करंट W1 में करंट I1 और W2 में करंट I2 है। D जो है डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, D डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, ओके। करना क्या है हम लोग को, दो वायर के बीच, दो वायर में जो फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट करना है, दो वायर में फोर्स। तो W1 W2 टू वायर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वायर W1 नाम दिया गया है, एक यहाँ पर वायर है, इसका नाम W2 दिया हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी D है, और करंट इस तरह से, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2, क्लियर। तो इसके चलते इस पे फील्ड लगेगी और इसके चलते इस पे फील्ड लगेगी, है कि नहीं, है ना। ये तार इस तार को फील्ड देगा और ये वाली तार इसको फील्ड देगी। तो स्ट्रेट वायर के चलते फील्ड जो हम निकालते थे, कैसे निकालते थे भाई, जैसे मान लो कि इसकी बात करते हैं, इसकी तो ऐसे होगी वायर, तो यहाँ पर क्या होगी क्रॉस, इस वायर के चलते इस पे मैग्नेटिक फील्ड B1 और इस वायर के चलते इस पे मैग्नेटिक फील्ड B2, और ये वाला बाहर की तरफ, ये वाला अंदर की तरफ, है कि नहीं। इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसके चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बोलो राइट हैंड थंब रूल। तो B1 और B2 दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W1 वायर ऑन W2 वायर, है कि नहीं। तो B1
क्या है, B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W1 वायर, और ये वैल्यू क्या होगी, B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1, है ना, म्यू नॉट I1 2 पाई D, और कहाँ जाएगा, माइनस K कैप। सही है। इस तार के चलते मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे या इस तार के वजह से इस तार पे मैग्नेटिक फील्ड B1, और इस तार के वजह से इस तार पे मैग्नेटिक फील्ड B2। सिमिलरली यहां पर लिखेंगे B2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W2 वायर, है ना, W2 वायर, और ये हो जाएगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 2 पाई D प्लस K कैप, है कि नहीं, है ना, प्लस K कैप। अब क्या है भाई कि इस तार के वजह से इस पे फोर्स, अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो, करंट कैरिंग वायर, और उस वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस वायर पे एक फोर्स लगेगी। वायर पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते, यानी W2 वायर पर एक फोर्स लगेगी B1 मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। और वेक्टर का कंसेप्ट आप जानते हैं, उसमें वेक्टर कंसेप्ट लगाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि F21 ध्यान दीजिएगा, F21 इसका मतलब है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पे 1 के चलते फोर्स, तो कैसे लिखेंगे फोर्स, F21 वेक्टर इज इक्वल टू जो करंट I2, सेकेंड में फोर्स निकाल रहे हैं तो सेकेंड वाली तार की करंट होगी ना I, L क्रॉस B, तो L किधर होगी, जिधर करंट जाती है तो करंट ऊपर जा रही है, तो L की डायरेक्शन ऊपर, मतलब J कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे L और यहाँ पर लिखेंगे J क्रॉस, और B1 अंदर की तरफ, तो यहाँ पर लिखेंगे B1 माइनस K कैप। तो J क्रॉस K क्या होता है, I, अब पहले से एक माइनस है तो माइनस I, तो I2 L B1 और माइनस I, तो यहाँ पर लिखेंगे I2 L B1 का वैल्यू जो था वो क्या था, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई D, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस I, F21 वेक्टर, यानी F21 इस फोर्स का मान यहाँ पर इधर होगा, देख रहे हैं, F21 वेक्टर निगेटिव x एक्सिस की तरफ लगा, ठीक है ना। सेम ऐसा ही फोर्स 1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी F12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे I1 L और J क्रॉस, प्लस में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे B2 लिखेंगे, तो J क्रॉस K क्या होगा I, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर लिखेंगे F12, और यहाँ पर लिखेंगे F12, यहाँ पर लिखेंगे 1,
यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर I, हो गया आंसर। तो इसकी जो फोर्स लगेगी किधर लगेगी, इधर लगेगी। ये हो गई F12, है ना। तो नाउ F12 का मैग्नीट्यूड बराबर F क्या है, 21 का मैग्नीट्यूड इस तरह का मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। मतलब F12 मतलब कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स follows the concept of Newton's third law, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, क्या ना। कौन सा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल्स, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन क्या होंगे, नेचर होंगे। यानी आप फोर्स के जो भी फार्मूला होगा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 और क्या L डिवाइडेड बटे 2 पाई D। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा F बटे L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 1 2 चाहे F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई D। तो F12 चाहे F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई D। क्लियर है। अभी मैंने इसमें क्या देखा था कि पैरेलल वायर में एक ही दिशा में करंट थी, तो फोर्स क्या था, अट्रैक्टिव था, है ना। ये वाले जो वायर थी, यहाँ पर जो वायर लगी थी उसकी फोर्स उधर लगती थी और यहाँ वाली वायर की फोर्स इधर लगती थी, जब वो सेम दिशा में करंट बह रही थी तब। अब बात करते हैं क्या, इसमें नोट में कुछ बातें लिखते हैं। नोट में पहला नोट लिखते हैं, नोट फर्स्ट, when current between two wires is parallel, then force will be attractive in nature,
अट्रैक्टिव हो गई, सही है, ऐसे। तो फोर्स कैसे लगे रहे, अट्रैक्ट करेगी, ये I1 ये I2 तो अट्रैक्ट करेगी। दूसरा है कि व्हेन करंट इन टू वायर्स, करंट इन टू wires are in opposite direction, force will be repulsive in nature, है ना। when current in two wires are in opposite direction, the force will be repulsive in nature। जो फोर्स होगी क्या होगी, रिपल्सिव इन नेचर होगी। जैसे मान लीजिए ऐसे, इधर है करंट और इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इधर, इस पे जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो अगर इक्वल अमाउंट का चार्ज बह रहा हो, इक्वल अमाउंट का, तो अगर फोर्स की बात किया जाए तो ऐसे होगा। थर्ड में अगर बात किया जाए तो I1 और I2 इज इक्वल टू क्या, I, ठीक है। तो F इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू L डिवाइडेड बटे 2πd। तो F इक्वल टू म्यू नॉट I का स्क्वायर L 2πd। तो 2πd अगर इसको लिखा जाए तो इस तरह से कर सकते हैं, F बटे क्या L इज इक्वल टू म्यू नॉट I का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2πd। तो यहाँ पर स्मॉल f इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2πd। इस तरह से बात है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर किसी को कंटिन्यू आगे की तरफ ले। तो एक सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। ओके, तो दो आपके पास वायर है, तो I1 का वैल्यूज 2 एम्पियर और I2 का वैल्यू 5 एम्पियर है कि नहीं। इन द डायरेक्शंस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यानी D इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना। इन द अपोजिट डायरेक्शन, भाई इन यहाँ पर छूट गया, इन द अपोजिट, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अपोजिट डायरेक्शंस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो अपोजिट है तो रिपल्सिव होगा। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। तो F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L और डिवाइडेड बाई 2πd, ठीक है, 2πd। 2 long and parallel straight wires carrying a currents of 2 ampere and 5 ampere in opposite direction are separated by a distance of 1 centimeter. Find the nature and magnetic force between them. यानी क्या करना है आपको, फोर्स निकालनी है ना, तो यूनिट लेंथ में निकालनी है, यूनिट लेंथ में। नाउ फोर्स इन यूनिट लेंथ, फोर्स इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बटे 2πd। इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू जीरो का वैल्यू 4π10⁻⁷ 4π × 10⁻⁷ I1 और I2।
I1 है 2, I2 है 5 डिवाइडेड बटे 2 पाई d 1 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये हो गया अपना 5 दूना 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F इक्वल टू 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा -6 और फिर ये -4 यानी 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर और रिपल्सिव होगा, है ना। क्या होगा फोर्स रिपल्सिव होगा।